नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पाठ 66 लेके आ चुका हूँ। पाठ 66 का जो पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। देखिए अगर बात करें 1969 में जो है कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ है, तो ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। अच्छा, ये जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है वो 1969 में एग्जैक्ट कब होता है, तो अगर एग्जैक्ट बात करें तो ये 19 जुलाई 1969 को होता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जब इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में होता है तो इनके पास कुल राशि कितनी थी, तो इनके पास कुल राशि जो है वो 50 करोड़ के आसपास थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप प्यार से आरबीआई भी कहते हैं। अच्छा, आरबीआई भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। अगर बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगर आप भी एचपीटेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, आप भी अपना एचपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो, तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। आप हमारे बैच के साथ जुड़ के आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले। अगर आप पेड हैंड रिटन नोट्स भी लेना चाहते हैं, जिससे हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षाओं को क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप जुड़ सकते हैं 7876145409। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे हैंड रिटन नोट्स और हमसे जो है वो क्लासेस भी ले सकते हैं। ये एडमिशन आपको जो है वो 10 जुलाई के आसपास, ये जो 10 मई के आसपास जो है ये एडमिशन जो है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपके जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम दिन जो है वो रह जाएंगे। अच्छा, बात करते हैं, हम आरबीआई की बात कर रहे थे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके पहले गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? अभी हाल फिलहाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर बनाए गए हैं। किसको बनाया है? संजय मल्होत्रा। याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट नाम है। तो संजय मल्होत्रा को आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर बनाया गया है और नया गवर्नर बनाया गया। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर बोले तो मुख्यालय। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। आसान सा क्वेश्चन है, गलत नहीं करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अगर आप आरबीआई के बारे में जानते हैं तो आप एसबीआई के बारे में क्या जानते हैं? तो क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक जो है वो कौन सा है? एसबीआई है। इस बात को आपने याद रखना है। केंद्रीय बैंक अगर आरबीआई है तो व्यापारिक बैंक सबसे बड़ा कौन सा है? एसबीआई है। एसबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1 जुलाई 1955। याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर भी वहीं है जहां आरबीआई का है। आरबीआई का मुंबई में है, तो एसबीआई का भी कहाँ पर है? मुंबई में। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों के मुख्यालय इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एसबीआई की बात करें तो इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम है। अच्छा, आपने पढ़ा कि सर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अच्छा, क्या आरबीआई का भी कभी राष्ट्रीयकरण हो चुका है? तो जी हाँ, बिल्कुल, आरबीआई का भी राष्ट्रीयकरण हुआ है। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में हुआ था। इस बात को आपने याद रखना। सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये बोलता है कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 14 बैंकों का अगर 1969 में हुआ तो 6 बैंकों का जो नेशनलाइजेशन होता है वो 15 अप्रैल 1980। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1980। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में काम आने वाला है कि इंटरनेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व्ड ऑन दिस डेट, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इसकी इस साल 2025 में मनाया गया, तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। क्या बोलेंगे?
बोलेंगे फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, क्या बोलेंगे, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वलिटी एम्पावरमेंट इसकी थीम थी, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, तो फिर नेशनल जो वुमेन डे होता है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, तो आप ये बताइए कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है किसके लिए, किसकी जयंती पर, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ये सरोजनी नायडू, भारत की पहली महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो है भारतीय जो है वो अध्यक्ष जो थी वो सरोजनी नायडू थी। इन्हीं की जयंती पर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो 8 मार्च और 13 फरवरी एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और दूसरा राष्ट्रीय महिला दिवस, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि बार बार परीक्षाओं में आपको परेशान कर रहे हैं, पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे परीक्षाओं में सीधा सीधा पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब होता है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो 23 मार्च को, कुछ कम क्वेश्चन यहाँ से बढ़ेंगे। 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, आप ये बताइए विश्व जल दिवस कब होता है। तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को होता है। तो 22 मार्च और 23 मार्च, 23 मार्च को पहले जल दिवस, फिर जल दिवस के बाद मौसम खराब तो होगा ही होगा, तो 23 मार्च दोनों के दोनों याद रखने हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला यार, क्वेश्चन बहुत बार ये पूछ लेता है कि आप ये बताइए विश्व विरासत दिवस बोले तो यूनेस्को डे कब होता है। तो यूनेस्को डे की बात करें तो ये 18 अप्रैल कब होता है, 18 अप्रैल को यूनेस्को डे मनाया जाता है। और भारत में यूनेस्को की टोटल साइट कितनी हो गई है, 43 यूनेस्को साइट हो गई है। इसको मैं करंट अफेयर की मेरी जो वीडियोज़ बहुत जल्द आने वाली है, साइकोलॉजी की कल आपको संडे को वीडियो देखने को मिलने वाली, उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, पहले भी बोल चुका हूँ, तो ये मैं जब भी पंचायती राज वाला जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आपको डिस्कस इसके बारे में करवा दूंगा। क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, तो विश्व वर्ल्ड अर्थ डे इंपॉर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल में पीछे था वर्ल्ड अर्थ डे, 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो आपका विश्व रेड क्रॉस डे है वो कब होता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ये आसान क्वेश्चन है, ये 8 मई को होता है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर अपने माइंड में, अपने दिमाग में बिठा लें कि परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ डे, राष्ट्रमंडल दिवस, तो राष्ट्रमंडल दिवस जो होता है वो आपका 24 मई, राष्ट्रमंडल दिवस कब होता है, 24 मई को मनाया जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो यार इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन अगर आप इनको डिटेल से पढ़ेंगे तो काम ये सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार ये टेट में आया है, विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो होता है वो 11 जुलाई, ये याद रखेंगे, मैं बोल रहा हूँ 3 स्टार मार्क करके कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय बालिका दिवस सबको आता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो ये होता है 11 अक्टूबर को। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ से देख लिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे डेज हमने यहाँ से देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सभी लोग जानते हैं ये, अगर इतना आसान लट्टू क्वेश्चन आएगा तो बच्चे बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सही कर देंगे। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं। अब मंडल से आगे पूछेगा तो 10 मंडल है, और अगर मंडल में अंदर जाके पूछेगा तो क्या पूछेगा कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या दिया गया है। तो अगर ऋग्वेद के तीसरे मंडल की बात करें तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जहाँ पर सूर्य देवता की जो पुत्री सावित्री है उनके लिए ये गायत्री मंत्र संबोधित किया गया है। तो इस बात को आपने याद रखना है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है। टोटल मंडल जो है वो 10 है। अच्छा, 7वें मंडल में सर क्या होता है, तो अगर 7वें मंडल की बात करें तो 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध की बात की गई है। अच्छा, 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध की बात होती है, तो आप ये बताइए कि जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें किसकी बात की गई है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें क्या बोला गया, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल को शेपक कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कि सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऋग्वेद की बात कर रहे थे, कितने श्लोक है ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में 1028 श्लोक है और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसको अगर कुल मंत्र बोले तो 10,000, मूल बोले तो 10,462 है, और अगर पूरे बोले तो 10,500
80 है। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संगीत से संबंधित वेद, तो भारतीय संगीत से संबंधित जो वेद है वो है सामवेद। संगीत के जो 7 स्वर है सा रे गा मा पा धा नी, वो भी सामवेद से ही लिए गए। अच्छा, जादू टोना वशीकरण से संबंधित वेद कौन सा है? तो जादू टोना और वशीकरण से संबंधित वेद अर्थवेद है। और यज्ञ आदि से संबंधित वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस वेद का नाम बताइए जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। तो गद्य और पद्य दोनों में जो रचित है वो कौन सा है? वो है आपका यजुर्वेद। इस बात को आपने याद रखना है। और यजुर्वेद को जो पढ़ने वाले जो पुरोहित होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं अध्वर्यु। क्या कहते हैं? अध्वर्यु। अध्वर्यु, तो अध्वर्यु कहते हैं जो कि यजुर्वेद को पढ़ते हैं। इस बात को आपने याद रखना। और यजुर्वेद का जो उपवेद है, यजुर्वेद का भी उपवेद होता है और हर वेद का उपवेद होता ही होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि सामवेद का गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। और आयुर्वेद किसका है? तो ऋग्वेद का आयुर्वेद है। और अर्थवेद का क्या है? तो अर्थवेद का है शिल्पवेद। तो ये सारे के सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उपवेद भी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, काम आने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा टफ क्वेश्चन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो पहली फैक्ट्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी, पहली स्थायी फैक्ट्री अगर मैं कहूँ तो ये 1913 में, 1611 में जो है वो 1613 में जो है वो पहली स्थायी फैक्ट्री जो है वो अंग्रेजों के द्वारा सूरत में लगाई गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, सबसे पहले कौन सा ऐसा अंग्रेज था जो कि भारत आया था? तो कंपनी भारत के साथ व्यापार करना चाहती थी और व्यापार के मकसद से सबसे पहले 1608 ईस्वी में पहले अंग्रेज जो भारत आए थे उनका नाम था कैप्टन हॉपकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉपकिंस। अच्छा, कैप्टन हॉपकिंस की अगर बात करें यार, तो जो कैप्टन हॉपकिंस थे वो जब भारत आए थे, कैप्टन हॉपकिंस जब भारत आते तो किसके दरबार में आए थे? देखो, महारानी एलिजाबेथ ने उनको अकबर के दरबार में भेजा था, लेकिन जब ये 1608 में हेक्टर नामक जहाज से भारत आते हैं तो जब कैप्टन हॉपकिंस आए तो यहाँ के राजा कौन थे? जहांगीर। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि कैप्टन हॉपकिंस, भारत आने वाले पहले अंग्रेज कैप्टन हॉपकिंस से किसके दरबार में आए थे? सर, जहांगीर के दरबार में आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, जब ये जहांगीर के दरबार में आए तो जहांगीर ने इनको एक उपाधि दे दी। जहांगीर ने क्या दी? इनको एक उपाधि दी। उपाधि का नाम था इंग्लिश खान। तो इंग्लिश खान की उपाधि किस अंग्रेज को दी गई? तो भैया ध्यान से सुनना है कि इंग्लिश खान की जो उपाधि है वो दी गई है कैप्टन हॉपकिंस को। परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉपकिंस को कौन सी उपाधि मिली है? तो इंग्लिश खान की मिली है। आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और साथ में इनको 400 मनसब इनाम के रूप में दिए गए थे। तो कैप्टन हॉपकिंस भारत आने वाले पहले अंग्रेज थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन एक और आता है कि जो एक ब्रिटिश सम्राट थे जेम्स प्रथम, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में आया? तो उसका नाम था टॉमस रो। तो टॉमस रो कौन था? राजदूत था किसका? जेम्स प्रथम का। और जेम्स प्रथम कौन थे? ब्रिटिश सम्राट थे। और इन्हीं का राजदूत क्या नाम था भाई? ध्यान से सुनना है। टॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में आता है और 3 वर्षों तक 1618 तक रहता है, 1615 से। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। जितना ज़्यादा चीज़ों को याद रखेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद आती जाएगी। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टेड और बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? और ये क्वेश्चन सबको आता है और टेट परीक्षाओं में सेम क्वेश्चन 10 बार पूछ लिया गया, तो दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। अगले बार क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, एग्जैक्ट आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे क्योंकि 1875 सबको आता है। आप एग्जैक्ट पढ़िए क्योंकि पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो 10 अप्रैल 1875 को जो है वो स्थापना की जाती है आर्य समाज की। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अच्छा, स्थापना 10 अप्रैल 1875 को की थी। आप ये बताइए कहाँ पर की? तो ये स्थापना की थी मुंबई में। कहाँ पे की थी? मुंबई में भैया आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। इनके द्वारा एक फेमस नारा दिया गया और ये नारा परीक्षाओं में बहुत बार गूंजता है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो इस नारे का नाम था वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया है वो किसने दिया है? तो ये नारा जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये नारा भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा
और भी बहुत सारे यहाँ पे भारतीय धार्मिक जो रिलीजियस जो मूवमेंट थे, जो संगठन थे, इनकी स्थापना की जाती है। जैसे कि आपका रामकृष्ण मिशन, सीधा क्वेश्चन आता है कि आप रामकृष्ण मिशन के एस्टेब्लिश्ड किसके द्वारा किया गया था। तो रामकृष्ण मिशन को जो एस्टेब्लिश्ड किया था वो किया था 1897 में स्वामी विवेकानंद। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था रामकृष्ण मिशन। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और पूछता है, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 1867 में किसने? एम.जी. रनाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। सर कितने हो गए? 3 हो गए। आप हमें ये भी बताइए कि वेद समाज की किसने की थी? वेद समाज हो सकता है कि इस बार पूछा जाए, तो वेद समाज जरूर याद रखना है। 1864 किसने की थी? आचार्य केशव चंद्र सेन। कल सत्यशोधक समाज के बारे में पढ़ चुके तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तत्वबोधिनी सभा। पूछा जा सकता है तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो तत्वबोधिनी सभा 1839 किसने स्थापना की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। अच्छा, युवा बंगाल आंदोलन, युवा बंगाल आंदोलन बोले तो 1826 किसने की? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। क्या बोलेंगे? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा 1826 में क्या किया जाता है? आपका जो है वो युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना की जाती है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी की थी 1839 में। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका पूना सार्वजनिक सभा है उसकी स्थापना 1867 में ही होती है। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में किसने की थी? इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रनाडे। देखो यार, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं वो परीक्षाओं में काम आने वाले हैं, और जितने भी क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले आप इनको अच्छे से पढ़िए। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पंक्ति में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है। और ऐसे क्वेश्चन देखो, आप अंदर जाके अगर नहीं पढ़ोगे, मैं बार बार आपको एक क्वेश्चन के बारे में इतना डिटेल्स इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि अगले बार जो पेपर जो होगा उसमें ये पता नहीं है पेपर के लेवल में। देखो, ये क्वेश्चन आपने बहुत कम पढ़ा होगा, ये सबने पढ़ा होगा कि अमीर खुसरो किसके समकालीन थे, लेकिन अमीर खुसरो सामान्यतः किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो पढ़िए ऐसे क्वेश्चन को क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो है वो सरोद बजाते थे, क्या बजाते, सॉरी ये क्या बजाते थे? सितार, और सितार के साथ साथ तबला भी बजाते थे। तो सितार और तबला, तो सितार और तबला दोनों बजाया जाता था अमीर खुसरो के द्वारा। और सच में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो यार एक कमेंट आपको लिखना है। मैं नहीं बोलता कि आप नाइस लिखो, गुड वीडियो लिखो, कोई अप्रिशिएट करो, आप लिखो हर हर महादेव। बस भोलेनाथ का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दिया, मान लो कि ये वीडियो सफल हो गई। ये वीडियो जो है उनके नाम पर है, और अगर कोई आपके दूसरे देवता है तो उनका नाम लिख डालो, आप जिसको भी मानते हैं बस आप लिख डालो, मेरी वीडियो तभी सफल होती है। ठीक है, तो ये सितार बजाते थे, सितार के साथ साथ ये तबला बजाते थे। सरोद नहीं बजाते, तो सितार और तबला। अच्छा, ये इनके द्वारा ये किसके जो है वो समकालीन थे? तो ये जो है ये समकालीन, वैसे अगर कहूँ तो ये बलबन के कार्यकाल के समय भी होते थे, जलालुद्दीन खिलजी के समय पर अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के अमीर खुसरो क्या थे? दरबारी कवि। तो दरबारी कवि थे किसके? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे नाम हैं, इनके द्वारा तुगलकनामा लिखा गया है। अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा के रचयिता थे अमीर खुसरो। इस बात को आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि तुगलकनामा के रचयिता कौन थे। ऐसा क्वेश्चन आया है परीक्षा में कि तुगलकनामा के रचयिता कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि तुगलकनामा जो लिखा है वो किसने लिखा था। तो तुगलकनामा के जो रचयिता है वो कौन है? अमीर खुसरो है। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन देखो परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ों को याद रखेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको काम आने वाली है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस साहित्य के पिता इनको कहा जाता है। तो अमीर खुसरो को कई किताबों में उर्दू साहित्य का पिता भी कहा गया है। इस बात को आपने याद रखना है। कुछ किताबें जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, कव्वाली के जनक अमीर खुसरो थे। देखिए, इनको तूती ए हिंद, तोता ए हिंद या तूती ए हिंद किसको कहा जाता है? तो तूती ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो साहब को जाना जाता है। गलती नहीं करेंगे, इनके द्वारा बहुत सारे उर्दू साहित्य में इनके द्वारा लिखा गया। लेकिन इसी बीच कुछ 10-12 किताबें या 5-7 किताबें। पंचतंत्र याद रखेंगे किसने लिखी है? विष्णु शर्मा। टेट परीक्षाओं में कूट कूट कर पूछी गई है। यामा बोले तो भैया महादेवी वर्मा, इस बार दोबारा पूछा जा सकता है। मुद्रा राक्षस पूछी जा सकती है। मुद्रा राक्षस बोले तो विशाखा दत्त। क्या बोलेंगे? विशाखा दत्त। अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी के रचयिता है दंडी। कौन है? दंडी। और आपका प्रेम वाटिका के रचयिता है रसखान। प्रेम वाटिका के रचयिता है रसखान है। इस बात को आपने याद रखना। शाहनामा, दूसरा नाम आ रहा है
शाहनामा। शाहनामा की रचयिता है फिरदौसी। फिरदौसी क्या है? शाहनामा की रचयिता है। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है गीत गोविंद। गीत गोविंद के कौन है? गीत गोविंद के है जयदेव किरण। कौन है? जयदेव किरण है। सर सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। अच्छा, पद्मावत सबको पता है, मलिक मोहम्मद जायसी, और फिरदौसी किसके है? शाहनामा के है। सर इतने ही क्वेश्चन यहाँ से इस वीडियो से हम देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में यार ज़रूर एक बार ज़रूर लिखेंगे हर हर महादेव। अच्छा, यहाँ पे कुछ सरोद दिया है। सरोद अगर मैं कहूँ तो सरोद जो फेमस सरोद के बजाने के लिए भारत में थे, जो कि सरोद बजाते थे और उनको सरोद के लिए जाना जाता था, तो अमजद अली खान, अमान और अयान अली खान, ये सारे के सारे सरोद बजाते थे। भाई यहाँ पे सितार दिया है। सितार के लिए आपको पता है कि फेमस जो है वो पंडित रविशंकर है। बहुत बार इनका नाम पूछा गया है। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? तो पंडित रविशंकर भाई, इनको भारत रत्न मिल चुका है। इनकी माई लाइफ माई म्यूजिक आत्मकथा है। तो ये क्या बजाते थे? सितार। इनको 1999 में भारत रत्न मिला है। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।